आज हमारा टॉपिक चलेगा ना डेफॉर्मिटीज, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे, आज हमारा चलेगा स्पाइन कर्वेचर। मींस कर्व का मतलब आप लोग समझते हैं किसी चीज का घुमा हुआ होना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइन का। तो स्पाइन में जो घुमाव है वो 3 टाइप से होता है, ठीक है। एक होता है हमारा लॉर्डोसिस, एक होता है कार्पोसिस, एक होता है हमारा स्कॉलोसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्पोसिस, जिसमें हमारी रीढ़ की हड्डी मतलब ऐसे करके, तुमने देखा ना कुछ लोग आगे की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो आता है हमारा कार्पोसिस में, जिसमें मतलब पीछे की तरफ यहाँ पर कुबड़ से निकल आता है, ठीक है। तो जो इस प्रकार की जो हमारी रीढ़ की हड्डियों में मतलब रीढ़ की हड्डी जो है, अस्थि जो है वो हमारी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। और यह कैसी होती है? ज्यादा वजन उठाने से, या फिर मतलब टेढ़े मेढ़े सो जाने से, या फिर हमारी हड्डी का कमजोर होना, ठीक है। तो कमजोर हो जाने से भी हमारी जो बोन्स हैं वो कैसी टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अशुद्ध मतलब उसका जो रीढ़ की हड्डी का संतुलन ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से हमें कार्पोसिस हो जाता है। ये बेटा हमारी जितनी भी डेफॉर्मिटीज हैं ये हमारे ही कारण होती है। मीन्स कि हमारा उन पर ध्यान ना देना, मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये फिर बीमारी मतलब बहुत बड़ी विकृति का रूप ले लेती है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो भी बॉडी का पॉस्चर है वो हमेशा मतलब, ये तो हम कह सकते हैं कभी कभी कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमारा पॉस्चर बिगड़ जाता है, लेकिन ये हमारी भी कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे ही शरीर में कमी होती है, जिनको हम पूरा कर सकते हैं, करके इनको ठीक भी किया जा सकता है। मतलब ये लाइलाज नहीं होता, ठीक है। तो जितनी भी हम डेफॉर्मिटीज पढ़ेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब हम उनको ठीक नहीं कर सकते। एक होता है हमारा हम इसको भी कह सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हम लोगों ने पढ़ा भी है शायद पहले भी। तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है हमारी बोन्स का कमजोर हो जाना, ठीक है। मतलब हमारी बोन्स को सही से कैल्शियम ना मिलना भी हमारे ऑस्टियोपोरोसिस का कारण होता है, जो हमारे पॉस्चरल डेफॉर्मिटीज का मतलब आसन की जो विकृति होती है, जो आसन का मतलब जो हमारे पॉस्चर को खराब करते हैं, ठीक है। तो कुबड़ हमें पता चल गया, ये होता है इसका कॉजेज ऑफ कार्पोसिस। कार्पोसिस इज कॉजेज बाय मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण मतलब, ठीक है। इलनेस, बीमारी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। क्राउडेड एरियाज या अनअवेलेबिलिटी, ठीक है, ऑफ प्योर एयर। मतलब क्राउडेड एरियाज का मतलब यहाँ पे बहुत मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे से मतलब जुड़े हुए ना, मतलब काम बहुत ज्यादा होना, ठीक है, मतलब ज्यादा वजन उठाना, क्राउडेड एरियाज, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं भीड़ भाड़, भीड़ में भी इंसान सीधा कभी नहीं हो सकता, हो सकते हैं, ठीक है। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्योर एयर, अच्छी हवा, स्वच्छता की मतलब हमारे अंदर जो मतलब हम लोग हवा जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, मतलब हम एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या रिकेट्स बीमारी है, पता है आप लोगों को रिकेट्स हो जाए। कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर, अनसुटेबल फर्नीचर, मतलब या तो बहुत ज्यादा वजन का कैरी करना, ठीक है। अनसुटेबल फर्नीचर मीन्स मतलब फर्नीचर हमारे अकॉर्डिंग पे मतलब जिससे हम कंफर्ट ना होते हो, जिससे हमें जबरदस्ती बैठना हो, मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। अनकंफर्टेबल फर्नीचर। वीक मसल्स मीन्स हमारी कमजोर मांसपेशियां। चाइनीज अमॉन्ग गर्ल्स, हैबिट ऑफ डूइंग वर्क वाइल लर्निंग फॉरवर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब इस तरह की मतलब आदतों का होना जिसमें हम झुककर काम करें, ठीक है। इस तरह की आदतों का भी हमारे अंदर जो कमी होती है, तो इससे हमारे पीछे की ओर कुबड़ निकल जाता है। तो ये होते हैं हमारे इसके सारे कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट कॉज इसकी है प्रिकॉशंस, मीन्स क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, ठीक है। If specific precautions are not followed, it may result in kyphosis. So they teachers and parents should pay specific attention so as avoid this disorder. From the very standing and walking to children
so their posture may remain balanced. Proper and adequate exercise is not only helpful in maintaining proper posture but also control the problems of kyphosis. हमें किस सारे मतलब टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह का मतलब किस तरह के पोस्चर्स में वो बच्चे रह रहे हैं, वो खाना पीना ठीक से खा रहे नहीं खा रहे हैं, मतलब बहुत देर झुक के काम कर रहे हैं या बहुत ओवरलोड वो बच्चे तो नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के जो प्रिकॉशंस ही इसका एक मात्र मतलब कारण है कि जहां हम इनसे बचा जा सकता है। ठीक है, हमें अच्छे मतलब उचित व्यायाम भी करने चाहिए इसके लिए। ठीक है, और हमें मतलब ऐसा नहीं है, और हम उचित व्यायाम न केवल उपयुक्त आसन बनाने के लिए होता है बल्कि ये हमारे मतलब बॉडी को ही नहीं ठीक रखता है, हमारे पोस्चर को ही नहीं ठीक रखता है। अगर जैसे किसी को काइफोसिस हो भी गया है तो उसको ठीक करने में भी हमारे जो आसन होते हैं वो हमारी सबसे ज्यादा मदद करते हैं, सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं इन सारी डेफॉर्मिटीज के लिए हमारा पोस्चर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसी में रेमेडीज, क्या क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होता है कि पीछे की ओर कुबड़ के उपाय के लिए हम निम्नलिखित बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, हम चेयर पे इस तरह बैठेंगे कि हमारा जो निचला भाग है वो कुर्सी के कैसे कि पीठ को पूर्ण रूप से स्पर्श कर सके। ठीक है, जो हमारा चेयर देखिए आपने ऐसे करके ऐसे होती है, तो जो हमारी चेयर है मतलब पीछे से वो हमारी पीठ को मतलब हमारे जो बैक को उसको हम पूरा टच करके बैठे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि उससे चेयर से आगे को ऐसे झुक के बैठ गए लोग, इसमें हमें पीछे सीधा होके बैठना है क्योंकि काइफोसिस में झुका हुआ होता है हमारा पोस्चर, इसलिए हमें अपने आप को थोड़ा सा सीधा रखना है। ठीक है, आपके कंधे पीछे की ओर खिंचे हुए रह सके, अपने आप को मतलब खींच के मतलब सीधा करके रखना है, तभी काइफोसिस ठीक होता है। ठीक है, और हमें मतलब सोने के दौरान जब हम लेटे होते हैं लाइंग ऑन द बेड, जब हम बेड पे सो रहे होते हैं लेटते हैं तो उस तरह हमेशा मतलब नीचे की हमेशा तकिया रखना चाहिए ताकि हमारा पोस्चर ठीक रहे। ठीक है, खड़ी हुई स्थिति में अगर हम खड़े हुए स्टैंडिंग पोजीशन में तो हम पीछे की ओर मोड़े, अपनी बॉडी को खींच के रखें, अपनी स्थिति कुछ टाइम के लिए ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सीधा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके लिए कौन सा आसन दिया है इन्होंने, धनुरासन दिया है। धनुरासन करते हैं, ये बैक पेन के लिए भी होता है और ये काइफोसिस में भी बहुत उपयुक्त है धनुरासन। ठीक है, जिसमें हम अपने छाती के बल लेट जाएंगे, हमारे हाथों को कंधों के पास रखेंगे और अपनी जो चेस्ट है बाजुओं को धीरे धीरे सीधा करते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। ठीक है, कुछ समय तक हम इसी पोस्चर में बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंधों के स्तर पर दोनों हाथों को बराबर में फैलाएं। इसके लिए ये एक्सरसाइज दे रखी है कि अपने कंधे के स्तर पर दोनों हाथों को बराबर फैलाएंगे। ठीक है, फिर कोहनियों को बाजू को मोड़ेंगे, फिर कोहनियों को पीछे की ओर झटका लगाएंगे ऐसे। ठीक है, अपने आप को क्या करना है यहाँ से ये ऐसे, ताकि हमारी बॉडी सीधी रहे। ठीक है, वापस दशा में आ जाएंगे। इसी क्रिया को कम से कम हम कितने टाइम, एक टाइम करेंगे तो हमारा काइफोसिस कम होता है। ठीक है, ये इसको ठीक करने के उपाय हैं। अब आते हैं हम लॉर्डोसिस पे। ठीक है, तो लॉर्डोसिस क्या होता है, आगे की ओर कुबड़ में रीढ़ की हड्डियों के अस्थियों से ऊपर ही नहीं अपितु नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। अगर काइफोसिस में हमने ऐसे बताया था, लॉर्डोसिस में क्या होता है, इस तरह से झुका हुआ होता है इंसान थोड़ा पीछे की ओर। ठीक है, तो इस प्रकार की जो हमारी डेफॉर्मिटीज होती है वो चलने और खड़े होने में काफी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। शरीर हमारा कैसा अकड़ा हुआ सा रहता है, मतलब जैसे हम किसी काम को अकड़ में कर रहे हैं। तुमने देखा है जो लोग अकड़ में रहते हैं वो हमेशा ऐसे करके रहते हैं, देखा है ना। तो शरीर मतलब अकड़ा हुआ सा रहता है, मीन्स कि हम लोग ऐसे करके रहे और थोड़ा सा झुक जाएगा हमारा। ठीक है, व्यक्ति को इसमें क्या इंफेरिटी महसूस होती है, मतलब शर्म भी महसूस होती है कि आगे की ओर कुबड़ की मतलब शुरू में तो ठीक किया जा सकता है लेकिन बाद में इसको ठीक नहीं होता। कोई भी डेफॉर्मिटीज होती है, हमने डिसेबिलिटी डिसऑर्डर पढ़ा था ना, तो उसमें भी शायद यही बताया था हमने आपको कि
किसी को भी हम शुरू में, डिसऑर्डर को हम शुरू में तो ठीक कर सकते हैं लेकिन बाद में वो डिसेबिलिटी का रूप ले लेते हैं। तो डिसऑर्डर, यहाँ पर भी पार्शियल डेफॉर्मिटीज में भी वही है कि अगर हमने शुरू में इसका ध्यान दे दिया, शुरू में हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो ठीक हो जाएगा, नहीं अदरवाइज फिर ठीक नहीं होता है। ठीक है, इसके देखो कॉजेज क्या क्या है। नॉर्मल वही है हमारा, अनबैलेंस डाइट, ठीक है, एनवायरमेंट का अच्छा ना होना, ठीक है, हमारी मसल्स का वीक होना, ठीक है, ओबेसिटी भी इसका एक कारण हो सकता है, मोटापा, ठीक है, इसमें आगे की ओर, इसमें कुबड़ आगे की ओर लॉर्डोसिस हो सकता है, इनके कारण व्यायाम ना करना या ज्यादा भोजन करने से आगे की ओर कुबड़ का मुख्य कारण होता है। मतलब बहुत ज्यादा खाना खाना भी, मैंने तुम्हें बताया होगा, फिजिकल में बताते हैं ना हम लोग, ज्यादा कम खाना भी हमारी बॉडी के लिए गलत है और ज्यादा खाना खाना भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसके प्रिकॉशंस वही है जो हम इसके बेटा कॉजेस पढ़ते हैं, हमेशा याद रखना प्रिकॉशंस भी वही होते हैं हमारे। ठीक है, कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। कॉजेस क्या था? अनबैलेंस डाइट। प्रिकॉशन क्या हुआ? बैलेंस डाइट। कि जो हमारा असंतुलित आहार की वजह से हमारा ये कारण है इसका, वही हमें प्रिकॉशंस में आते हैं हमारे पॉइंट। ठीक है, तो संतुलित आहार का लेना, ठीक है, ओबेसिटी से विशेष रूप से कम आयु के बच्चों को हमेशा दूर रखना चाहिए कि उन्हें ओबेसिटी ना हो। ठीक है, ओबेसिटी तो किसी भी एज में अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो तब समझा जा सकता है कि हाँ ठीक है, ओबेसिटी का ये मतलब कोई कारण या कोई बीमारी या फैट कुछ इस तरह से होता है कि जो ओबेसिटी को बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी कम एज में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, कोई भी वेट का काम, कोई भी मतलब वजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हड्डियों को टेढ़ा करता है। और बच्चों को तो बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना चाहिए, मतलब उठाना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा अपने अकॉर्डिंग, अपने से ज्यादा वजन को नहीं उठाना चाहिए, कि जितने उनके अंदर सामर्थ्य है और उससे ज्यादा वो वजन को उठाएंगे तो उनकी हड्डियां मतलब कमजोर होती है ना, तो वो मुड़ भी जाती हैं। ठीक है, और जो बड़े लोग हैं अगर वो बहुत ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं तो मतलब कि अगर वो मतलब उनकी हड्डियां, तो मतलब ये नहीं कह सकते कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ना, कर्व आ जाता है हमारी हड्डियों में, बोन्स में क्या होता है हमारा कर्व आ जाता है, बहुत ज्यादा लोड उठाने की वजह से, वजन उठाने की वजह से। ठीक है, और ज्यादा खाना खाने से भी हमेशा परहेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि आप लोग जब ज्यादा खाना खा लेते हो तो क्या आप जल्दी से उठ के कोई काम करने के लिए कैपेबल होते हो? क्या दिखता है फिर तुम्हें? बिस्तर, कि लेट जाए, है ना? जबकि अगर नॉर्मल खाना खाते हैं और तब भी हम ये कहते हैं कि सोने से कम 90 मिनट पहले खाना खा लेना चाहिए, कहते हैं हम लोग। हमेशा सोने से पहले हमें 1 से 1.5 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, कम से कम 90 मिनट तो होना चाहिए बेटा। ठीक है, कुछ कदम भी ताकि हम चल सकें, वो हमारा फूड जो है हमारा डाइजेस्ट हो सके। अब आते हैं इसके रेमेडीज पे। ठीक है, इसमें है सीधी मतलब बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में सीधे खड़े होंगे, इस तरह से आगे झुकेंगे, क्योंकि हमारा एक कैसा हुआ लॉर्डोसिस जो हुआ पीछे की तरफ, तो इसमें क्या है हम आगे की ओर झुकेंगे। ठीक है, फिर हम शुरू में वैसी अपनी स्थिति में आ जाएंगे जैसी स्थिति में हम थे, फिर आगे झुके। इस एक्सरसाइज को कम से कम 10 टाइम्स करना चाहिए। ठीक है, लॉर्डोसिस हमारा पीछे की तरफ है तो उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ आगे की तरफ झुकना है, सीधे होना है, आगे की तरफ झुकना है, सीधे होना है, 10 टाइम्स करनी है। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज है इसके कि हम सीधा बैक के अकॉर्डिंग पीठ के बल लेट जाएंगे। ठीक है, अपने सिर और पैरों को ठीक है ऊपर उठाएंगे। इस एक्सरसाइज को भी हमें कितने टाइम? 10 टाइम्स। ठीक है, रेगुलरली सिटअप्स लगाएंगे, हलासन करेंगे। ठीक है, फिर पीठ के बल नीचे लेट जाएंगे, अपने पैरों को कितने 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री के एंगल पे उठाएंगे। तो कुछ समय के लिए अवस्था में टांगों को वहीं पर, जैसे हमने अपने सीधा लेट गए, अपनी टांगों को 45 डिग्री तक उठाई, 90 तो हमारा सीधा हो जाएगा बिल्कुल, उसका बिल्कुल आधा। ठीक है, 45 डिग्री तक उठाएंगे, वहां पे अपने आप को होल्ड करेंगे, उसके बाद नीचे ले आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद है हम बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होंगे, आगे की ओर झुकेंगे और अपनी टो टच करेंगे। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 टाइम्स करेंगे।
ठीक है। फिर बैठ जाएंगे, बैठने के बाद फिर हम अपने पैरों से मतलब है कि दोनों हाथों से आगे टाइट टच करेंगे, जैसे हम लोग पश्चिमोत्तासन करते हैं। ठीक है, इस आसन को भी हम 10 टाइम्स करेंगे। यही इसके एक्सरसाइजेस हैं और रेमेडीज भी यही है, मतलब उपाय हैं जिनके कारण हम लॉर्डोसिस से बच सकते हैं। अब आता है आपका स्कोलोसिस। अब हमारी रीढ़ की हड्डी आगे भी बता दी, अगर आगे मुड़ेगा तो काइफोसिस होगा, पीछे मुड़ेगा तो लॉर्डोसिस होगा। अब स्कोलोसिस, अब सोचो स्कोलोसिस में क्या आएगा? झुकाव। ठीक है, कंधों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। ठीक है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होगा शरीर के लिए लेफ्ट और राइट हैंड के और मुड़ जाना स्कोलोसिस कहलाता है। ठीक है, मतलब चाहे तो वो किसी जैसे कंधे की तरफ से एक तरफ से कर्व बन जाना। ठीक है, तो स्कोलोसिस का अर्थ है या तो मुड़ना या बैठना या घूमना। ठीक है, स्कोलोसिस का ठीक है, यदि ये इसमें बराबर की तरफ कर्व होता है, इसमें स्कोलोटिक वक्र भी कहते हैं, मतलब सी बनता है इसमें बेटा। ठीक है, यदि रीढ़ की हड्डी में मतलब जिसे एस वक्र कहा जाता है क्योंकि एस आकृति जैसे ही होता है। ठीक है, स्कोलोसिस का कारण देखो इसके बहुत सारे दे रखे हैं एग्जाम्पल भी, मतलब ये समझ लो कि कर्व का बनना, किसी भी तरफ मुड़ना या घूम जाना। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी हमारी जो बैकबोन होती है वो उसको पूरी तरह तो नहीं घुमा सकते हम, लेकिन फिर भी, और उसने स्कोलोसिस में मतलब ये भी दिया है बहुत तो नहीं घूमती है लेकिन हल्का सा कर्व हमेशा आ जाता है। कुछ ऐसा होता है कर्व अगर ज्यादा शेप में बन जाता है तो वो हमें बिल्कुल क्लियर भी दिखता है ना कि ये टेढ़ा होके चल रहा है या इसका एक हाथ नीचे की तरफ है या इसका ये ऐसा है। उनको काइफोसिस है, उनको हम क्या कह सकते हैं? काइफोसिस। ठीक है, जो लोग आगे की तरफ झुकते हैं उनको काइफोसिस देख के पता चल जाता है ना कि इसकी डायफॉर्मिटीज है, जबकि एकदम रेंडमली देख के तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाता है कि किसमें क्या डायफॉर्मिटीज है। चलिए, इसका कॉजेज क्या है? काइफोसिस कॉज्ड बाय मेलन्यूट्रिशन, बेटा ये हम सब में लिखेंगे। डेफॉर्मिटीज का मेन कारण सबसे पहला कुपोषण है। ठीक है, इलनेस, Scoliosis may be due to many reasons, but the main reason are disease in the joints of vein, मतलब bones। बहुत सारे कारण हो सकते हैं स्कोलोसिस होने के, चाहे वो कुपोषण भी हो सकता है, तुम्हारे अनबैलेंस डाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण है इसके, चाहे वहाँ का एनवायरमेंट हो, चाहे अपनी बॉडी का ओवरलोड हो, लेकिन इसका मेन कारण क्या है स्कोलोसिस का? बीमारी का होना, जॉइंट्स की बीमारियों का होना। ठीक है, joints of bones, underdeveloped leg, infantile paralysis, rickets, carrying heavy load on one shoulder, unhealthy conditions such as indicate lighting arrangements, uncomfortable desk, partial deafness and wrong standing posture, मतलब गलत स्थिति में भी खड़ा होना इसका एक कारण है। ठीक है, it may be caused by congenital or acquired abnormalities or vertebra, muscles or nervous, मतलब ये मतलब हमारी किससे? वर्टिबल की वजह से, मेरुदंड। ठीक है, इसको मेरुदंड भी बोलते हैं ना, बैकबोन को बोलते हैं नहीं? मेरुदंड पता है? बोन मैरो नहीं बेटा। ये वर्टिबल मांसपेशियां या तंत्रिकाओं के जन्मजात से या अर्जित असामान्यताओं के कारण हो सकता है। ठीक है, वर्टिबल होता है हमारी, ये बैकबोन को कहते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस हमारे अगेन वही होंगे कि हमें मतलब संतुलित आहार लेना चाहिए, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, एक तरफ की मुड़ी हुई अवस्था में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक हाथ में मतलब ज्यादा दूर तक वजन लेकर
नहीं चलना चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ से कहूँ कि भाई बहुत सारा वेट उठाया एक हाथ में और बहुत दूर तक चल के जा रही हूँ, नहीं, उसको चेंज वेंज करता रहना चाहिए। वजन तो ज्यादा नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, ऐसे छोटे बच्चे इतना हैवी हैवी बैग लेके जाते हैं, उनका वेट कम होना चाहिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग लगाना चाहिए। वो भी एक उनका कारण होता है कि वहीं से हम उन्हें ऐसा करें, नहीं तो उनकी क्या है, क्विंसिक फ्रैक्चर होने लगता है, मीन्स हड्डियां उनकी क्या होती हैं, मुड़ने लगती हैं, वही एक डेफॉर्मिटीज का रूप ले लेती हैं, ठीक है। रेमेडीज हम इसके कर लेंगे। रेमेडीज हैं इसके उपाय, देखो कि सी के आकार के वक्र के लिए विपरीत दिशा में झुकने का व्यायाम करना चाहिए। जिस तरफ भी हमारा कर्व बन रहा है, मीन्स कि अगर हमारा ये शोल्डर है तो हमें क्या है, इसके अपोजिट वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और इधर झुक रहा है तो इधर वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, हॉरिजॉन्टल बार को हाथ में पकड़ें और शरीर के उस समय कुछ टाइम के लिए अपने आप को हैंग कर दें, लटकने दें। हॉरिजॉन्टल बार का होता है जो सीधा पकड़ने वाली होती है ना, एक बार देखा है आपने, जिसमें ऐसे आपको पकड़ के लटकते हो, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बार को क्या होता है, लटकने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए मतलब फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल बार पे जैसे हम अपने बॉडी को हैंग करेंगे बेटा, अपने आप को लटकाएंगे, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले एक बार एक हाथ से भी झुला लें, फिर दूसरे हाथ से भी हम हॉरिजॉन्टल बार पे अपने आप को हैंग कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब हम स्विमिंग भी कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में मतलब स्विमिंग का भी एक अच्छा है कि मतलब क्योंकि उसमें हमारे दोनों हैंड्स चलते हैं। आपने देखा है ना स्विमिंग करने को, तो स्ट्रोक मतलब टेक्निक से तैरना भी हमारे लिए अच्छा है। स्ट्रोक टेक्निक होती है ऐसे, नहीं तो स्विमिंग तो ऐसा भी होता है बिना हाथ हिलाए भी हम बॉडी को वाइब्रेट करके भी अपने आप को स्विमिंग मतलब स्विम कर सकते हैं, तैरा सकते हैं ना अपनी बॉडी को। तो हमें क्या है, क्या कौन सी वाली टेक्निक अपनानी है, स्ट्रोक टेक्निक, ठीक है, जिसमें हमारे दोनों हाथ बराबर चले, ठीक है। तो वो भी हमारी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, फ्लैट फुट और नॉक नी पे, ठीक है, और फिर हमारा बो लेग, और इसके बाद है लास्ट हमारा राउंड शोल्डर। फ्लैट फुट आप लोगों को पता है कैसे होते हैं, जिसमें हमारे पैर बिल्कुल चपटे होते हैं, ठीक है। हमारे पैर में एक कर्व होता है, वो ना होना मीन्स फ्लैट फुट, ठीक है। तो ये हम पता मतलब फ्लैट फुट मतलब सिर्फ एक डेफॉर्मिटीज है, जिसको हम कुछ एक्सरसाइज से कुछ प्रिकॉशंस लेके हम इससे आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। इसका हम पता कैसे लगाएंगे, इसका पता लगाना भी आसान सा है कि हम अपने पैरों को गीला करेंगे, ठीक है, और फर्श पे चलेंगे। अगर हमारा कर्व का टाइप से आ रहा है, मतलब कुछ गोल आकार आ रहा है, तो मीन्स हमारे में नहीं है, और अगर हमारा पूरा चपटा पैर आ रहा है तो इट मीन्स हमें फ्लैट फुट है, ठीक है, हमारे पैर चपटे हैं, ठीक है। इसके कॉजेज देखो, हम अगेन कमजोर मांसपेशियों का होना, ठीक है, इसका मुख्य कारण है, ठीक है, जो हम शरीर के भार को सहन नहीं कर पाते। बहुत बार तुमने देखा है हमारी बॉडी का वेट क्या है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो जिसके कारण हमारे पैर फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, या ज्यादा भार को अधिक दूरी तक ले जाने के कारण भी हो सकता है, ठीक है, फ्लैट फुट के यही कारण है, ठीक है। या फिर हमारे ये कह सकते हैं कि हमारे शूज का जो मतलब शूज की आकृति ठीक नहीं है, उसके कारण भी हमारा फ्लैट फुट हो जाता है। या फिर ज्यादा समय तक नंगे पैर घूमना फ्लैट फुट का कारण होता है, ठीक है। ओबेसिटी से भी हमें बचना चाहिए, ओबेसिटी भी इसका एक कारण है, ठीक है। यह बहुत छोटी उम्र में अगर हम बच्चों को चलाना सिखाते हैं तो भी फ्लैट फुट का एक उसका कारण है, ठीक है। और शुरू में ही वजन ले जाने, बच्चा मतलब शुरू से ही मतलब बच्चे को वजन उठाना या इस तरह का, तो वो भी एक फ्लैट फुट का कारण है, ठीक है। या फिर जिसपे हाई हील्स हम पहनते हैं, वो भी फ्लैट फुट का कारण है, क्योंकि हम अपनी बॉडी मतलब अपने पैरों को रिलैक्स नहीं दे पाते, ठीक है। इसके रेमेडीज देखो, वो हाँ रेमेडीज देखते हैं, इसके कॉजेज हम पढ़ चुके हैं कि रेमेडीज है एड़ियों पर चलना, आसानी से मतलब तुम्हारे पैर में आसानी से कर्व आ जाएगा, ठीक है।
या पैरों को अंदर व बाहर की तरफ खींचना, मतलब जैसे आप सीधे इस तरह से करके बैठते हैं, अपने पैरों को ऐसे बाहर की तरफ खींचना और अंदर की तरफ खींचना। ठीक है, पंजों पर चलना। ठीक है, एड़ियों के ऊपर व नीचे करना या एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर शरीर का भार लाना, एड़ियों से पंजे की ओर। ठीक है, कुछ समय तक अपने पंजों पर ही जंप करना। ठीक है, रस्सी कूदना, रस्सी जब तुम कूदते हो तो क्या सीधे सीधे पैर से कूदते हो, पंजे पे कूदते हैं हम हमेशा। ठीक है, और वज्रासन, जब हम वज्रासन करते हैं आपने देखा है उसकी स्थिति में हमारे पैर इस स्थिति में रहते हैं, है ना, तो वज्रासन करना। अब आ जाओ नॉकनीज पे। नॉकनीज होता है तुम्हारा बेटा घुटनों का टकराना, आपस में घुटनों का टकराना, और बोल एक्स याद रखना घुटनों का बाहर की तरफ मुड़ना। ठीक है, इनमें यही डिफरेंस है। तो इसके क्या क्या है, मतलब हम इसमें यही कह सकते हैं कि हमारी अगेन मसल्स कमजोर हैं या फिर हमारी बोन्स कमजोर हैं या वेट उठाना भी इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को मतलब नॉकनीज है तो वो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता, क्योंकि वो रनिंग करेगा कुछ भी करेगा उसके क्या होंगे, घुटने आपस में टकराएंगे। ठीक है, तो घुटनों का आपस में टकराना ही मतलब ये एक डेफॉर्मिटीज है। यह खड़े हुए सामान्य अवस्था में टकराते हुए स्पर्श करते हैं, इनके बीच का अंतर बढ़ता जाता है, व्यक्ति को चलने और दौड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इसके कारण है, हम इसका ये कह सकते हैं विटामिन डी, विटामिन डी सबसे मेन कारण है इसका। ठीक है, कैल्शियम इसका मेन कारण है, बोन्स जिससे कमजोर होती हैं। ठीक है, तो इससे हमें रिकेट्स की बीमारी का भी कारण हम कह सकते हैं, ओबेसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा वजन उठाना भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं, वही अगेन बैलेंस डाइट। ठीक है, संतुलित आहार का लेना। ठीक है, और क्या है, मतलब छोटे बच्चों को जल्दी हमें पैदल नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा 7 महीने में 8 महीने में चलने लगा, नहीं, बच्चे की कम से कम 10-11 महीने के बाद चलाना चाहिए। ठीक है, तो यही उनका एक सबसे बड़ा कारण होता है। इसके रेमेडीज देखते हैं, इसके उपाय कौन कौन से हैं। सबसे अच्छे है इसका घुड़सवारी करना। ठीक है, हॉर्स राइडिंग। सेकेंड है इसके, जब हम सो रहे हो तो बीच में पिलो रखना, दोनों पैरों के बीच में फ्लो रखना। ठीक है, कुछ टाइम तक हम ये कह सकते हैं, इसके लिए इन्होंने ऑयल भी हमें बताया कि कुछ सीमा तक कॉड लिवर ऑयल भी हम मतलब यूज में ला सकते हैं अगर इसकी शुरू वाली पॉस्चरल डेफॉर्मिटीज है। ठीक है, इसके लिए पद्मासन और गोमुखासन करना चाहिए। ठीक है, वॉकिंग कैलिपर्स का भी प्रयोग लाभदायक है इसमें। ठीक है, और इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बोल एक्स पे। तो बोल एक्स मैंने आपको बता दिया है कि बाहर को मुड़ी हुई टांगे। ठीक है, जब दोनों पैर एक साथ मिलाकर सीधे खड़े हों तो घुटनों के बीच में काफी अंतर दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकृति को हम जेन्युवेरम भी कहा जाता है। क्या एक क्वेश्चन लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, जीनुवेरम, GENUVARUM। ठीक है, भी कहा जाता है। इस व्यक्ति में घुटने के आपस में दूरी अधिक होती है। ठीक है, तो इसके जो कॉजेज हैं वो अगेन वही हमारे मतलब या तो बच्चा शुरू से बहुत ओबेसिटी वाला हो, या तो उसका बच्चे को मोटापा हो, या विटामिन जी की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, या पैदल चलने के अनुचित तरीके हो। मतलब जो पैदल बच्चा चलना सीखता है तो वो अनुचित तरीके से चलता हो, और कम आयु में शिशु को चलाने के लिए बाध्य करने पर भी ये इसका एक रीजन है। ठीक है, ये इसका एक कॉज है। प्रिकॉशन यही है कि बच्चे को मतलब ओबेसिटी ना होने दें। ठीक है, जल्दी नहीं चलाना चाहिए, इसी के अपोजिट हो जाते हैं ना कॉजेज प्रिकॉशंस, मतलब कॉजेज के अपोजिट ही प्रिकॉशंस हो जाते हैं, और बच्चे को बैलेंस डाइट देनी चाहिए। ठीक है, इसकी रेमेडीज हैं कि विटामिन डी पूरी मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, पैरों को अंदर किनारे पर चलने के लिए
मतलब बाहर की जो मुड़ी हुई टांगे उनको अंदर की तरफ करके चलना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए। पंजे को अंदर की ओर मोड़कर चलने से भी इस डेफॉर्मिटीज को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा राउंड शोल्डर, गोल कंधे। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आगे की ओर झुके हुए या साइड, मतलब कंधे हमारे किसी भी तरफ, किसी का भी मतलब बहुत सारे डेफॉर्मिटीज हो सकती है। ठीक है, इस आसन संबंधी कंधे मतलब गोल हो जाते हैं। ठीक है, वो आगे की ओर झुके हुए प्रतीत से होते हैं, मतलब आगे ऐसे करके, मतलब सिर्फ कंधे कंधे, बॉडी तो ठीक है लेकिन कंधे अलग से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकता है जो हमें जीन से मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर आने पे ही होता है। ठीक है, झुकी हुई अवस्था में बैठने या खड़े होने या फिर इस वाले परिणाम स्वरूप भी गोल कंधे हो सकते हैं। ठीक है, टाइट कपड़े पहनने पर भी हमारे हो सकते हैं। तुमने देखा है अगर हम पूरी बॉडी पे कभी भी टाइट कपड़े पहनते हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं? ठीक है, या फिर अनकंफर्टेबल फर्नीचर पे बैठने से भी हो सकता है या एक्सरसाइज ना करने से भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी जो हमारी प्रिकॉशंस हैं वो कौन सी है? झुकी हुई स्थिति में ना बैठना है, ना खड़े होना है, ना चलना है। ठीक है, और अनकंफर्टेबल फर्नीचर पे नहीं बैठना है और टाइट फिट कपड़े नहीं पहनने हैं। ठीक है, इसके रेमेडीज हैं कि हमें अपनी उंगलियों के टिप्स को दोनों कंधों पर रखेंगे और अपनी कोहनियों को वृत्ताकार रूप में घुमाकर, जैसे घड़ी घूमती है ना, जैसे टिक 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 ऐसे करके दिशा में, घड़ी की विपरीत में दिशा में अपने आप को घुमाएंगे। ठीक है, कुछ समय के लिए हॉरिजॉन्टल बोर्ड पे भी लटकना चाहिए और नियमित रूप से हम चक्रासन और धनुरासन करने से हमारे राउंड शोल्डर ठीक हो सकते हैं।